ऐसा बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन हमेशा मत लेके आइए, लेकिन ये डिसीजन आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को पूछ के ही देना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा है और हम ब्लड प्रेशर मेडिसिन मिस कर रहे हैं तो उसका गलत असर भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर इंडिविजुअलाइज करना चाहिए। एज अ रूल सारे पेशेंट को ये ऑर्डर नहीं देना चाहिए। दूसरा है कि डायलाइजेड टेम्परेचर, जैसे हमने देखा, वो थोड़ा कम रखेंगे तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। अच्छे से मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। एवरी 20 to 30 मिनट्स बीपी चेक होना चाहिए। एनीमिया मैनेजमेंट चाहिए। हीमोग्लोबिन अपना 10 to 11 रहना चाहिए सब पेशेंट्स का। जो पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर डायलिसिस में कम हो रहा है उनको हमने स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि अगर आपने ऐसा नोटिस किया कि कुछ खाया और ब्लड प्रेशर कम हो गया, आपने उनको बताना चाहिए कि डायलिसिस के दौरान खाना मत खाएं, क्योंकि खाना खाने से अगर बीपी लो होता है उसका इफेक्ट 1 से 2 घंटे तक रह सकता है। तो इसका मतलब आप अगर खाना खाना है तो लास्ट आवर ऑफ डायलिसिस या फिर घर जाने के बाद खा सकते हैं। डायलाइजेट सोडियम, ये बहुत अट्रैक्टिव कंसेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके ऊपर हम बाद में एक डिटेल्ड टॉक भी लेंगे, डायलाइजेट सोडियम का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन इंडिविजुअल केस में आप नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करके डायलाइजेट सोडियम चेंज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल टू मैनेज ब्लड प्रेशर ऑन डायलिसिस। अभी जैसे हमने लास्ट में देखा कि कोई कोई पेशेंट्स को ऑक्सीजन देने से फायदा हो सकता है। और एक माइडोड्रिन नाम का टैबलेट है जो कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम दे सकते हैं 1 घंटा पहले डायलिसिस के, ताकि ब्लड प्रेशर बना रहे। चलो अपने केस के पास वापस आ जाए। तो ये अपने केस में 58 ईयर ओल्ड मेल थे। इनको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है? इनको डायबिटीज है जिसकी वजह से बीपी लो हो सकता है डायलिसिस में। इनको हार्ट डिसीज है जिसकी वजह से ये रिस्क है। इनको कैथेटर है, हो सकता है कैथेटर इन्फेक्शन हो और बीपी कम हुआ हो। इनका टारगेट वेट शायद हमें चेंज करना पड़े, और इनका हीमोग्लोबिन लो है वो करेक्ट करना पड़े। ये सब हमने किया तो अपना ब्लड प्रेशर लो होने हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये केस में हम ये सारा स्टेप्स लेंगे सो दैट ही डज नॉट ड्रॉप हिज ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग डायलिसिस। चलो विल शिफ्ट द गियर्स नाउ एंड विल गो टू अ सेकेंड केस। ये भी बहुत कॉमन केस है। एक 45 ईयर ओल्ड लेडी है जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है और पिछला 2 साल से ये फिस्टुला से 3 बार डायलिसिस ले रहे हैं, हफ्ते में 3 बार। हर डायलिसिस 3 घंटे का है। पिछला 2-3 हफ्ते से ब्लड प्रेशर हर बार डायलिसिस में बहुत हाई जा रहा है। इट गोज एज हाई एज 200 and 110। एग्जामिन किया तो उनको कुछ स्वेलिंग नहीं है, उनको क्रेप्स नहीं है, ऐसे तो फ्लूइड ओवरलोड नहीं लग रहा है, और वो टैबलेट ले रहे हैं 1050 नाम का टैबलेट ले रहे हैं। तो काफी कॉमन सिनेरियो है। ऐसे केसेस में हम कैसे जाएं? चलो देखते हैं अगले 2-3 स्लाइड्स में इनका हल निकालने का कोशिश करते हैं। क्या होता है इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन? इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर अगर डायलिसिस में या डायलिसिस के तुरंत बाद बढ़े तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके भी कई सारे डेफिनेशन है। हर रिसर्चर ने अपना खुद का एक डेफिनेशन बनाया है, लेकिन सबसे कॉमन डेफिनेशन जो है, अगर 10 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इफ इट इंक्रीजेस बाय 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, वी टर्म दिस एज इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन। मतलब 120 का 130 भी हो गया तो भी इसको इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो सोचिए ये कितना कॉमन होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार अगर डायलिसिस में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ऐसे हो सकता है कि इनका बिफोर डायलिसिस या आफ्टर डायलिसिस घर पे जाके भी बीपी हाई हो, और उसके वजह से ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो क्यों बढ़ता है बीपी? इसके कई सारे कारण हैं। सबसे कॉमन कारण है जो टॉप पे देख रहे हैं हम येलो, इसमें वॉल्यूम ओवरलोड यानी पानी का ओवरलोड। ड्राई वेट से कई आगे रहना, ये सबसे कॉमन कारण है। जितना वॉल्यूम ओवरलोड रहेंगे उतना ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा। अगर डायलिसिस के दौरान बहुत ज्यादा सोडियम मिल रहा है या घर पे जाके बहुत ज्यादा सोडियम मिल रहा है तो ये इसको बोलते हैं सोडियम गेन। इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और एक कारण है अपना एक सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है जो अपने हर ऑर्गन को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अगर कुछ कारण के वजह से ये सिंपैथेटिक सिस्टम अप रेगुलेट हो गया तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। सिमिलरली एक रीनिन अल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोनल सिस्टम रहता है, ये अगर अप रेगुलेट हो गया तो बीपी बढ़ता है। वैसे ही एक एंडोथिलिन नाम का प्रोटीन है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।
ये एंडोथेलिन अपना ब्लड वेसल का जो अस्तर रहता है, एंडोथीलियम रहता है, वहां से बनता है। रिमूवल ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन ड्यूरिंग डायलिसिस कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। आप दे रहे हो अच्छे से बीपी का मेडिसिन, लेकिन वो डायलाइजर से बाहर निकल रहा है, बाहर निकल गया तो बीपी बढ़ जाएगा। तो ये कई कारण हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि डायलिसिस रिमूव्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कुछ ड्रग्स निकलते हैं, कुछ ड्रग्स नहीं निकलते हैं। तो जो ये जो बीच वाला है ना, एक्सटेंसिवली रिमूव्ड बाय डायलिसिस, को जरा पढ़िए। मेटोप्रोलॉल, अटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नाडोलॉल, ये सब चीजें हैं, ये निकल जाते हैं। लेकिन क्लोनिडीन, प्राजोसिन, प्रोप्रानोलॉल, कार्वेडिलॉल, सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन, लोसाटान, ये सारी चीजें नहीं निकलती है। तो इंडिविजुअल केस में आप डिसीजन, नेफ्रोलॉजिस्ट आपके डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा दवा चालू रखना है, कौन सा दवा बंद करना है। तो इसका इलाज कैसे करें? किसी का बीपी बढ़ जाता है तो क्या करें? तो वॉल्यूम एंड सोडियम कंट्रोल इज द की। ऑलमोस्ट हर केस में ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण वॉल्यूम ओवरलोड है और सोडियम एक्सेस है। आप वो कंट्रोल करो, 99% ऑफ द टाइम्स आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। तो आप आपने ड्राई वेट प्रूव करना चाहिए, हर बार थोड़ा 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 कम करके टारगेट वेट कम रखना चाहिए। हर डायलिसिस में आप आधा किलो कम करो, आई एम श्योर 2-3 हफ्ते में आप तो 2-3 किलो से कम आ जाओगे और बीपी का टैबलेट्स भी कम हो जाएंगे। अगर ब्लड प्रेशर टैबलेट्स आप अच्छे से टाइम करके यूज करोगे, थोड़ा थोड़ा कम करके यूज करोगे, तो बीपी फॉल नहीं होगा और आप वो पानी खींच पाओगे और ड्राई वेट अचीव कर पाओगे। वैसे ही इंडिविजुअलाइज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इन डायलाइजेट विल डेफिनेटली हेल्प। ये अगेन सेम कंसेप्ट है जो हमने लो ब्लड प्रेशर के वक्त देखा, ये हाई ब्लड प्रेशर के वक्त भी वो आसानी से यूज कर सकते हैं। अवॉइड शॉर्टली डिलीवर्ड डायलिसिस, यानी शॉर्ट सेशंस नहीं करने चाहिए। लॉन्ग सेशन करके एडिक्वेट फ्लूइड रिमूवल किया तो हाइपरटेंशन प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे ही एनहांस फ्रीक्वेंसी और एक्सटेंडेड टाइम डायलिसिस में हेल्प। जो हमने अभी देखा कि एक हार्मोनल सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो ज्यादा हो गई तो बीपी बढ़ेगा। तो इसके इनहिबिटर मेडिसिन भी आते हैं, अगर हम वो यूज करेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। वैसे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थी, जिसकी ओवर एक्टिविटी हो रही थी, उसको भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं। डायलिसिस से जो मेडिसिन निकल जाते हैं, उनको डायलिसिस के बाद में दे सकते हैं। समझो मेरा सुबह डायलिसिस करने के पहले मैंने टैबलेट लिया, वो निकल गया, तो मेरा दोपहर और शाम में तो बीपी हाई रहेगा, तो आप वो थोड़ा टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट अस कम बैक टू आवर केस। दिस यंग लेडी, 45-year-old फीमेल, जिसका बीपी बढ़ा था, उसमें हमने देखने की कोशिश की, अरे बीपी क्यों बढ़ रहा है। तो एक हमें फैक्टर लगा कि डायलिसिस केवल 3 घंटे का चल रहा है, तो हम बढ़ाएंगे तो शायद ज्यादा फ्लूइड निकाल पाएंगे और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। और हमने ये देखा कि वो एटेन-50 नाम का टैबलेट ले रहे थे, जो डायलिसिस के पहले ले रहे थे, वो निकल जाता। तो शायद ये एक कारण था। तो हमने इसमें क्या किया कि हर डायलिसिस में हमने टारगेट वेट, अगर जैसे टॉलरेट करते हैं वैसे धीरे धीरे कम किए। उनको ज्यादा क्रैम्प्स भी नहीं आने चाहिए, बीपी भी नहीं लो होना चाहिए, तो हर बार हमने ½ किलो से कम किया। और अगले 2-3-4 हफ्ते में 3 से 4 किलो से हमने कम किया। भले ही इनको स्वेलिंग नहीं था, भले ही इनको क्रेप्स नहीं थे, लेकिन हम ये फ्लूइड सक्सेसफुली निकाल पाए और ये फ्लूइड निकाल के इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। और क्या किया हमने? लो सॉल्ट डाइट देने को बोला, लिमिट वेट गेन करने को बोला, सेशन का लेंथ 3 घंटे से 4 घंटे किया। हमने चेंज टू मेटोप्रोलॉल किया, लेकिन ये मेटोप्रोलॉल हमने डायलिसिस के बाद में दिया। वैसे हम एटेन भी रख सकते थे वो डायलिसिस के बाद में, दैट इज ऑल्सो गुड ड्रग। ये पर्टिकुलर केस में हमने मेटोप्रोलॉल नाम का टैबलेट दिया, जो कि सुबह शाम लेते थे और डायलिसिस के बाद में लेने लगे। हमने एम्लोडिपिन ऐड किया, जो डायलिसिस से बाहर नहीं आता है। तो ऐसे इस तरीके से हमने ये सेकेंड केस मैनेज किया। तो ये दोनों केस में हमने देखा कि लो ब्लड प्रेशर लो होना और ब्लड प्रेशर हाई होना, ये दोनों चीजें अगर हम सिस्टमेटिकली एसेस करें तो हमें कॉज मिल सकता है, कारण मिल सकता है, और हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और हुआ तो ट्रीट भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये 2 कॉमन सिनेरियो के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम डिस्कस करेंगे। So thank you वैभव। दोनों
केसेस बहुत ही बढ़िया थे। लो बीपी भी उतना ही डेंजरस है जितना वेरी हाई ब्लड प्रेशर, और लो बीपी में आपको चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी ने यॉर्निंग किया तो समझ लेना है कि अभी इसका शायद बीपी अगले 30 सेकंड में या 1 मिनट में बहुत ज़्यादा कम हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा। तो उसके होने से पहले ही आपको सतर्क रह के उसके ऊपर एक्शन लेना है। और फॉर्चुनेटली कोविड में हमने सबका खाना खाना बंद करवा दिया है ड्यूरिंग द डायलिसिस यूनिट। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि खाना खाते खाते मेजॉरिटी ऑफ ब्लड स्टमक को चाहिए रहता है हजम करने के लिए, या ब्लड उधर ज़्यादा जाता है, इसलिए थोड़ा गिडीनेस, चक्कर, हाइपोटेंशन, और उसमें फिर वो वॉमिट कर देता है कई बार, और वॉमिट करता है वो एस्पिरेट करता है, और इस प्रकार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है। और इसीलिए कोविड में मना करते हैं कि अगर वो उसका बीपी डाउन हो गया, वॉमिट किया, तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली स्प्रेड करने में हेल्प करती हैं। I think Vaibhav, we have exceedingly well covered both low BP and high BP. एक दो questions हैं, अगर आप ले लेते हो तो I will try and read it. किसी ने पूछा है कि does 90 systolic blood pressure is considered as low blood pressure for all patients, or it differs from one person to the other? ऑफ कोर्स हमारा आज का जो एज है वो इंडिविजुअलाइज मेडिसिन के फेवर में है कि हर पेशेंट के लिए अलग से आप देखो, लेकिन ओवरऑल जो हम रिसर्च स्टडीज करते हैं उसमें पेशेंट्स का एज अ ग्रुप हम सोचते हैं, और हर रिसर्च स्टडी में ऐसे पाया गया है कि अगर 90 के नीचे आप ब्लड प्रेशर लाते हो तो मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप पीडियाट्रिक एज ग्रुप को अलग रखोगे तो मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स should not have blood pressure below 90. Even if they don't have symptoms below 90, that may harm their organs. So yes, all across the board, कोई भी साइज का हो, कोई भी एज का हो, except for pediatric age group, आप 90 सिस्टोलिक का डेफिनेशन रखो। आई थिंक ये इन्होंने शायद इसलिए पूछा होगा कि कुछ पेशेंट्स हर सेंटर में लो बीपी लेके ही आते हैं, और उनका बीपी 90-100 से ही उनको डायलिसिस करना पड़ता है, और वो रियली इट्स अ हेडेक फॉर ऑल डायलिसिस टेक्नीशियन के 90-100 वाले बीपी को कैसे डायलाइज किया जाए। एंड उसके उन्होंने ऑलरेडी कुछ मेथड्स बताए हैं, जैसे थोड़ा सा अगर 1/2 डिग्री टेम्परेचर नीचे करें, उसको थोड़ी ठंडी ज़रूर लगेगी, लेकिन वो आप यू विल बी एबल टू मैनेज कैसे भी करके उनकी डायलिसिस स्लाइटली लोअरिंग द टेम्परेचर। उन्होंने ऑलरेडी बताया सोडियम प्रोफाइलिंग कैसे करना, हालांकि वो सब डबल एजेड वेपन है, उनके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। पर यस, मिडोड्रिन जिसको हम लोग कॉमन टर्मिनोलॉजी में वो गुट्रॉन टैबलेट बोलते हैं, कई लोगों को शायद मिडोड्रिन का ट्रेड नेम ज़्यादा पता होगा। ये सारे मेथड्स हैं जो 19-20 का फ़र्क कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे उन्होंने बताया, अगर इंटर डायलिसिस वेट गेन ही ज़्यादा नहीं होता है, 1-8 किलो ही अगर निकालना पड़े तो 100 सिस्टोलिक को भी आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। लेकिन अगर वो 100 सिस्टोलिक वाला आ रहा है और आपको 3.5 किलो निकालना है तो ऑब्वियसली यू आर इन ट्रबल, इन विच केस हो सकता है आपको शायद उसको डेली डायलिसिस पे बुला के थोड़ा थोड़ा करके फ्लूइड निकाल के अल्टीमेटली यू मे हैव टू रीच द ड्राई वेट और आइडियल वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, डू वी हैव सम I think I lost you, sir. Am I audible? So the question asks, now you are audible. Yes. Did you hear me? The question? Yes. Refill about, refill concept. Yes. It's a very good question actually. Unfortunately, we don't have a lab test right now which can tell us about refilling rate. The best available tool, आपके पास क्या है best available tool? आप ट्रायल एंड एरर मेथड से जाओ, आप जितना लो हो सकता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट पॉसिबली उतना लो रखो, धीरे धीरे बढ़ाओ, देखो कैसे होता है। एक दूसरा एक अट्रैक्टिव कंसेप्ट है इसमें, इसको बोलते थे कि हीमेटोक्रिट मॉनिटरिंग। जब भी आप पानी निकाल रहे हो तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होते जाएगा और कम होते जाएगा, लेकिन अंदर का हीमोग्लोबिन तो सेम है, तो एक हीमेटोक्रिट बोल के जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। पानी निकाल देंगे तो हीमेटोक्रिट बढ़ते जाएगा, एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि बॉडी उससे ज्यादा पानी निकालना सह नहीं पाएगी और बीपी ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसा एक
क्रैश-क्रिट बोलते हैं। हीमेटोक्रिट का एक लेवल आता है जहाँ पे आपका इतना पानी निकल जाए कि बीपी लो होना ही है। तो पहले ये यूज करते थे, लेकिन कुछ स्टडीज में ऐसे पाया गया, ये काफी अट्रैक्टिव कंसेप्ट है, लेकिन ये चल नहीं पाया कुछ स्टडीज में। बट देर आर अदर स्टडीज विच ऑल्सो सेड कि नहीं, आप ये 2-3 इंडिकेटर यूज कर सकते हो, जैसे क्रैश क्रिट हो या फिर बायो इम्पीडेंस से आप बॉडी फ्लूइड एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप रेट ऑफ फ्लूइड रिमूवल इंडिविजुअल केस में जज कर सकते हो। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसेस, तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही जाना पड़ेगा बेसिकली। आई थिंक प्रैक्टिकल पर्पस उन्होंने जैसे बताया ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबिंग द ड्राई वेट, यानी हर डायलिसिस पे थोड़ा थोड़ा करके उनका वेट नीचे लाने की कोशिश करना है। सो प्रोबिंग द ड्राई वेट एवरी टेक्नीशियन शुड ट्राई। और अभी दूसरा जो क्वेश्चन था कि इन स्पाइट ऑफ 3 times a week डायलिसिस, उनका आफ्टर पोस्ट डायलिसिस बीपी 170/100 है, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर सेकेंड केस जो उन्होंने कहा। आई थिंक समबडी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि पोस्ट डायलिसिस का बीपी बढ़ जाता है, 170/100 होता है, 180/100 होता है, हाउ डू यू मैनेज इट? आई थिंक यू हैव कवर्ड इट कि एक एक करके ऑल द पॉइंट्स, प्रोबिंग द ड्राई वेट, इंटर डायलिसिस वेट गेन नहीं होना चाहिए, दिस लिस्ट। आई थिंक हर एक को ये क्वेश्चन कॉमनली 2-3 जनों ने पूछा है, which antihypertensive drugs are removed on dialysis. So somebody asked carvedilol is removed on dialysis or not. तो आप देखोगे उसमें it is the better type of beta blocker जो आप use कर सकते हो. In this list also Dr. Vaibhav has mentioned.